Now, today I am going to start with the new topic of this unit 6, that is instruction pipeline. That is the topic. Pipeline here we are seeing for the consecutive processes going on to execute each and every instruction one by one. In the most cases, the computer needs to process each instruction with the following sequence of steps. ये सारे sequence में हर एक instruction को करता है. सबसे पहले फर्स्ट इज फेच फ्रॉम मेमोरी. फेच मीन्स सर्चिंग. ठीक है. फेच फ्रॉम मेमोरी मतलब लोकेशन एक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लोकेशन पे जाके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलेगा, उस इंस्ट्रक्शन को वो फेच करता है. दैट इज़ फाइंडिंग आउट द इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद उसके अंदर एक ऑपरेशन कोड होता है, उसको डिकोड करने का काम करता है सेकेंडली. तो व्हाट इज़ दैट ऑपरेशन. एंड थर्ड वन, उसके अंदर एक एड्रेस दिया होता है जो कि एक या तो एड्रेस के एक इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं जिसको. ऑपरेंड का एड्रेस जो होता है दैट इज़ इफेक्टिव एड्रेस. दैट वी हैव टू कैलकुलेट यूजिंग विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज गिवन. नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट स्टेप इज टू फेच द ऑपरेंड. जो एड्रेस जो भी मिला है, ये इफेक्टिव एड्रेस, उसमें से फिर उस एड्रेस पे लोकेट करके उसके अंदर जो कंटेंट है दैट इज़ द ऑपरेंड दैट वी हैव टू फेच फ्रॉम द मेमोरी. मेमोरी के अंदर भी वो लोकेशन लोकेट करेगा एड्रेस को, और उसके अंदर से जो कंटेंट मिलेगा दैट इज़ द ऑपरेंड, दैट इज़ फेचिंग द ऑपरेंड. अब फाइनली जब ऑपरेंड मिल जाता है तो क्या करते हैं, जो ऑपरेशन जो भी करना है उसको एग्जीक्यूट करते हैं उस इंस्ट्रक्शन को. और उसके बाद फाइनली एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ रिजल्ट मिलता है दैट वी आर स्टोरिंग इन द प्रॉपर प्लेस, राइट. आफ्टर दैट, नाउ different segments are there, may take place at different times to operate on the incoming information. Some segments are skipped for the certain operations we can see. And the design of the instruction pipeline will be most efficient if the instruction will be divided into segments of equal duration. तो मीनिंग ये है कि मतलब कि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के जो सीक्वेंस है वो अलग अलग टाइम में अगर डिवाइड हो जाए इक्वल ड्यूरेशन में तो वो और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, राइट. नेक्स्ट इज अज्यूम दैट द डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. डिकोडिंग मतलब ऑपरेशन कोड जो दिया होता है उसको डिकोड जो करते हैं, दैट कैन बी कंबाइंड विद द कैलकुलेशन ऑफ. उसको डिकोड करने के साथ साथ किसका मतलब दोनों दो पार्ट्स साथ में ले लिए. कौन सा, एक तो डिकोडिंग वाला, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस. इफेक्टिव एड्रेस मतलब मैंने बताया जैसे दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना होता है यूजिंग द व्हाट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज़ गिवन इनटू वन सेगमेंट. ये दोनों एक ही सेगमेंट पे अगर ले लिया जाए तो और उसको ऐसा एज्यूम करना है हमें. And when we are assuming this, it will convert into the 4 different segments. It reduces the instruction pipeline into 4 segments. तो सबसे पहले तो F, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी दिया हुआ है एफ आई, दैट इज अ फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. वी कैन सी फेच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. सेकेंड इज डी ए, दैट इज डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. ओके, डिकोड द इंस्ट्रक्शन और कैलकुलेट, ये दोनों पार्ट एक ही सेगमेंट के अंदर आ गए. So that is the short form is given as DA. थर्ड पार्ट इफेक्टिव एड्रेस जो भी मिला उसके अंदर ऑपरेंड मिलेगा, उस ऑपरेंड को फेच करना है, दैट इज़ द थर्ड सेगमेंट FO, फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी. और जब ऑपरेंड मिल जाता है तब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ अ फोर्थ सेगमेंट. तो EX, दैट इज़ एग्जीक्यूट द ऑपरेशन. वी कैन सी here is the diagram that is given, that is divided into 4 different segments. The first part what we are doing, whatever instruction we are given, suppose first instruction है तो उसको इंस्ट्रक्शन में फेच, उसको मेमोरी में फेच करेंगे जो एड्रेस दिया होगा उसमें से. ठीक है, फेच करेंगे, दैट इज़ अ सेगमेंट 1. और फेच होने के बाद जब इंस्ट्रक्शन मिला तो उसको डिकोड करते हैं, और डिकोड करने के साथ साथ ऑपरेंड का एड्रेस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ इफेक्टिव एड्रेस, दैट इज़ सेगमेंट 2. अगर उसके अंदर ब्रांच पार्ट दिया है कि नहीं, ब्रांच मीन्स जंप करना है टू सम अदर, ब्रांच दिया है या नहीं दिया है. तो अगर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, उस इंस्ट्रक्शन में उसको अगर ब्रांच पार्ट दिया होगा तो वो क्या करेगा,
पीसी को, दैट इज़ अ प्रोग्राम काउंटर, जो नेक्स्ट एड्रेस है उसको अपडेट करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होगा उसको अपडेट करेगा, राइट. आफ्टर दैट इट विल एम्प्टी द पाइप एंड इट विल अगेन फेच द न्यू इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी. और नहीं होगा तो क्या होगा, इट विल फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, राइट. इट विल फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी, दैट इज सेगमेंट 3, राइट. एंड आफ्टर ऑपरेंड अगर फेच हो जाएगा तो पता ही है क्या करना है, आगे एग्जीक्यूट करना है उस इंस्ट्रक्शन को, तो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, दैट इज सेगमेंट 4. आफ्टर दैट इफ़ एंड उस एग्जीक्यूशन, वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कोई इंटरप्ट प्रोवाइड होता है, अगर इफ इंटरप्ट इज देयर, देन वी हैव टू हैंडल दैट इंटरप्ट. ओके, वी हैव टू put that particular process into the waiting condition and we start with the new, that is interrupt handling. तो इंटरप्ट अगर होता है तो इंटरप्ट हैंडलिंग में जाएगा और उसको प्रोग्राम काउंटर मतलब न्यू एड्रेस उसके अंदर पीसी के अंदर अपडेट करेगा, जो एड्रेस जो है उसको रिटर्न करने के लिए उसको सेव करके न्यू एड्रेस इसके अंदर अपडेट करके एम्प्टी करके फिर से न्यू इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा वो, राइट. और अगर नहीं होगा तो भी उसमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगेन न्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाके उसको फेच करने का ट्राई करेगा. एंड आफ्टर दैट उसके बाद जब पूरा हो जाता है, ये जब तक होगा तब तक सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जितने भी है प्रोग्राम के अंदर वो सब एग्जीक्यूट नहीं हो जाते, राइट. आफ्टर दैट नाउ हियर द स्पेस टाइम डायग्राम इज गिवन हियर. Now we are able to see the two different tables here. First one is this line is the steps one by one. So 1 up to 13 steps are given here, and these are the total instructions that is given. Total 7 instructions are there. Suppose now if अगर इंस्ट्रक्शन 1 सपोज अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे ये अलग अलग सेगमेंट में वर्क कर रहा है. जैसे इंस्ट्रक्शन पहले फेच किया, उसके बाद डिकोड और कैलकुलेट किया एड्रेस को, उसके बाद ऑपरेंड फेच किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया, तो ऐसे 4 अलग अलग सेगमेंट में हो रहा है. तो पहला जब फेच हो जाता है तो सेकेंड सेगमेंट के साथ में, सेकेंड सेगमेंट में जब डिकोड हो रहा होता है तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन भी साथ में फेच होना शुरू हो जाता है, तो सेकेंड का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है कॉन्करेंटली. फिर उसका फेच होता है तो फिर थर्ड का स्टार्ट हो जाता है, फिर उसका फेच होता है तो फोर्थ का स्टार्ट होता है. तो 1 by 1 दिस कैन कंप्लीट इनटू 10 डिफरेंट स्टेप्स. ओके, the whole particular instruction, all the instruction can be all can be completed into 10 different steps. और अगर इसके बीच में अगर ब्रांच ऑपरेशन, ब्रांच अगर इसमें सिलेक्ट हो जाता है तो ब्रांच में क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ब्रांच के अंदर वो क्या करता है, उसके अंदर वो पीसी को अपडेट करता है. तो पीसी को अपडेट करेगा, उसको एम्प्टी करेगा, फिर अगेन फेच करेगा, राइट. तो ब्रांच अगर होता है तो क्या करेगा, पीसी को इसके अंदर पीसी को अपडेट करेगा, राइट. तो पीसी को अपडेट करेगा तो इट विल गो इनटू दिस 7th वन. तो ये पर्टिकुलर पार्ट, ये 2 पार्ट नहीं होंगे, यहाँ पे फेच करेगा डायरेक्टली, यहाँ पे कहाँ पे चला जाएगा वो, इट विल गो टुवर्ड्स द 7th वन एंड स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो इट विल टेक टोटल 13 स्टेप्स बिकॉज ऑफ दिस ब्रांच पार्ट, ब्रांच ऑपरेशन गिवन हियर, राइट. सो द पर्टिकुलर पार्ट इज डिलेड. तो जो काम 10 स्टेप्स में हो रहा था वो अब 13 स्टेप्स में हो रहा है. Now after this, pipeline conflict. Conflict means what के whatever the difficulty we are able to see in such instruction pipeline जो हम लोगों ने अभी देखा उसके अंदर क्या क्या difficulties आ सकती है, तो that is the conflict we can see. So 3 different difficulties here we are able to see that cause the instruction pipeline conflict. The first one here it is given the resource conflicts. Resource conflicts कब होता है, जब दो segments जो होते हैं, दो सेगमेंट्स के थ्रू एक ही मेमोरी का एक ही पर्टिकुलर लोकेशन को अगर एक्सेस करना हुआ एट द सेम टाइम, ठीक है. सो दैट इज़ अ रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट वी कैन से. सेकेंड वन, डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट. डेटा डिपेंडेंसी क्या होता है कि मतलब कि एक का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में काम आता है. तो जब तक पहला वाला अगर रिजल्ट नहीं देगा तब तक दूसरा को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते नेक्स्ट वाले को. सो दैट इज़ व्हाट द डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट वी कैन सी. ब्रांच डिफिकल्टीज अराइज एंड अदर इंस्ट्रक्शंस दैट चेंज द वैल्यू ऑफ पीसी वी कैन सी. तो ब्रांच डिफिकल्टीज अराइज एंड अदर इंस्ट्रक्शंस. ब्रांच डिफिकल्टीज का मतलब क्या है कि ब्रांच मतलब अराइज एंड अदर इंस्ट्रक्शंस दैट
तो इस ब्रांच डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या है कि उसमें एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अपडेट हो रहा होता है तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको अपडेट करना पड़ता है, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है उसको अपडेट करनी पड़ती है, राइट। सो दैट इज़ अ मॉडिफिकेशन डन इन द प्रोग्राम काउंटर, दैट्स वाई देन ओनली वी कैन बी एबल टू स्टार्ट विद द न्यू एड्रेस इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. Now here the data dependency again it is given here. Okay, so that is occurring when the instruction needs the data that are not yet available. तो इसका मतलब वही है कि इंस्ट्रक्शन को डेटा जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं हुआ है, क्योंकि पहला वो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो है वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा तो डेटा नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ डेटा डिपेंडेंसी. So pipeline computers deal with such conflicts between the data dependencies in a variety of ways. तो सबसे पहले तो हार्डवेयर इंटरलॉक्स, उसका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ हार्डवेयर इंटरलॉक्स है. सेकंड इज़ ऑपरेंट फॉरवर्डिंग है. और थर्ड इज़ है डिलेड लोड. लोड वाला पार्ट को मतलब उसमें डिले कर देते हैं और कुछ नहीं है, राइट. सो दैट इज़ द दीज आर द थ्री डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेज इन विच मतलब दिस पर्टिकुलर पार्ट इज रिजॉल्व. नेक्स्ट वन इज handling the branch. This is also the one type of conflict, handling the branch instructions. ब्रांच इंस्ट्रक्शन अब एक्चुअल में क्या करता है, जो पर्टिकुलर जो नॉर्मल सीक्वेंस चल रहा था उसको ब्रेक करके न्यू इंस्ट्रक्शन में चले जाता है. सो नॉर्मल सीक्वेंस ब्रेक कर देता है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम का, कॉजिंग द डिफिकल्टीज इन द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. So here the hardware techniques available to minimize the operation degradation caused by the instruction branching are as follows. Prefetch target. सो ये क्या है, ये सब टेक्निक्स है कि कैसे उस पर्टिकुलर पार्ट को मिनिमाइज़ किया जाए. तो इसमें प्री फैच टारगेट, तो पहले से ही उसको फैच कर लो तो फिर उससे पॉसिबल है. प्री फैच का मतलब ब्रांच टारगेट बफर, ठीक है, उसमें बफरिंग पार्ट एक दे देते हैं जिसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ताकि फिर से उसके अंदर आ सके. नेक्स्ट इज़ लूप बफर, तो अगेन एंड अगेन वही पार्ट को अगर रिपीट करना हो तो दैट इज़ अ लूप बफर. देन द ब्रांच प्रेडिक्शन, राइट, कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले से ब्रांच होने वाला है उसका. And next one is last one is delayed branch. Okay, so this delayed branch and delayed load we will see later in this lecture only. Now here next topic is here RISC pipeline. RISC pipeline मतलब एक्चुअल में क्या होता है, फिक्स्ड लाइन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिकोडिंग जो होता है ऑपरेशन का वो सेम टाइम पे होता है जब रजिस्टर का सिलेक्शन होने वाला होता है. व्हेन वी आर सिलेक्टिंग द रजिस्टर दैट टाइम ओनली द पर्टिकुलर डिकोडिंग इज डन. ऑपरेशन डिकोडिंग ऑफ द ऑपरेशन कैन ऑकर एट द सेम टाइम एज द रजिस्टर सिलेक्शन. तो इसके अंदर सिंस ऑल द ऑपरेंट्स आर इन द रजिस्टर्स, तो जितने भी ऑपरेंट्स जो भी है वो किसके अंदर है, रजिस्टर्स के अंदर. तो उसके लिए मतलब एड्रेस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर ऑपरेंट को फेच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट. तो इसके अंदर ऑलरेडी मतलब रजिस्टर इसके अंदर ही होते हैं वो सारे ऑपरेंट्स. तो RISC हैज़ टू मेन फैसिलिटीज़. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, and second one is the compiler support. So these two are the main facilities that is given by the RISC. Now next subtopic of this RISC is the 3-segment instruction pipeline. This is given in the RISC part. So here the 3 types of instructions are there. The first one is the data manipulation. इसके अंदर हम लोग डेटा को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या कुछ भी, सो इस टाइप से डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट टाइप. Second is data transfer, to move the data from one register to another, that is the data transfer instruction. And the third is a program control. उसमें कुछ कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तभी मतलब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है. तो दैट इज़ अ प्रोग्राम कंट्रोल. So this can be done into 3 different segments. Here we can see. So 3 sub operations are there to complete this. The first one is what? Instruction fetch. राइट, आई शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, दैट इज़ इंस्ट्रक्शन फैच. तो फैच करते हैं इंस्ट्रक्शन को. इसके अंदर जो भी ऑपरेशन दिया होता है वो ए के अंदर जाएगा, दैट इज़ ALU ऑपरेशन, एडिशन या लॉजिकल ऑपरेशन, अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कुछ भी होगा वो इसके अंदर ऑपरेट करेगा. और थर्ड होगा वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, दैट इज़ गिवन एज ई शॉर्ट फॉर्म. सो हियर दिस पर्टिकुलर थ्री segments are given for each and every instruction, right. So here the first part, as we are able to see delayed load, जो फर्स्ट उसमें पहले ही पूछा था,
डिलेड लोड किसके अंदर था, डेटा डिपेंडेंसी के अंदर। तो डिलेड लोड किस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर देखेंगे। हियर द क्लॉक साइकिल्स आर गिवन, टोटल 6 क्लॉक साइकिल्स आर हियर। So this first one is for the pipeline timing with data conflict we can see. डेटा कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है वो भी देखेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, इसके अंदर ऑपरेंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो R1 को पहले लोड किया इसने, ठीक है। सो दैट इज़ अ इंस्ट्रक्शन गिवन। सो इंस्ट्रक्शन पहले फेच किया, फिर ALU ऑपरेशन किया, लोड करने का जो भी है, और फाइनली एग्जीक्यूट किया, राइट। उसके बाद लोड R2 सेम थिंग। यहाँ पे जब ALU ऑपरेशन इसका स्टार्ट होता है तो सेम टाइम पे ये वाला स्टार्ट हो जाता है, इसका इंस्ट्रक्शन फेच होना, जैसे पहले हम लोगों ने देखा था। इसमें भी फेच होने के बाद नेक्स्ट वाले सेगमेंट के साथ दूसरा कॉन्सिक्यूटिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, राइट, अगेन एंड अगेन। तो इसमें फाइनली जब दोनों लोड हो जाते हैं तब दोनों को ऐड करना है। सो दैट विल बी डन इन दिस थर्ड। एंड हियर द जो भी आंसर आता है उसको कहीं पे स्टोर करते हैं, दैट इज रिजल्ट स्टोर विल बी स्टोर्ड इन R3, तो वो भी एक इंस्ट्रक्शन है। सो दिस विल बी डन इन टोटल 6 क्लॉक साइकिल्स। अगर हम लोग इसके अंदर लोड को डिले करते हैं, अगर लोड पार्ट को डिले करेंगे, सो लोड तो हो गया इसके अंदर भी लोड हो रहा है, तो दिस पार्ट विल बी लोड। और यहाँ पे नो ऑपरेशन सपोज प्रोवाइड करते हैं, तो मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं है, बट जस्ट मतलब दैट पर्टिकुलर पार्ट इज पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेड हियर, तो उसको भी फैच करेगा वो। तो वो पार्ट क्या होगा, ये पार्ट डिले हो रहा है, तो ये एक क्लॉक साइकिल मतलब जो होगा वो डिले हो जाएगा इसका, राइट, एक्स्ट्रा जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट वाले में एक एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल एक और ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टोटल 6 की जगह पर 7 क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट होगा। सो दैट इज़ अ पाइपलाइन टाइमिंग विद अ डिलेड लोड, राइट। नाउ हियर द डिलेड ब्रांच दैट वी हैव आल्सो सीन हियर इन दिस हैंडलिंग ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, इसके अंदर डिलेड ब्रांच वाला पार्ट दिया था। सो हियर वी विल सी हाउ इट इज़ वर्किंग। So delayed branch, that is what here the clock cycles are also given, right? Here the clock cycles are given, and here total 10 different clock cycles are given, and this different instructions are given here. First one is loading R1, तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट। इसमें भी सेम कॉन्सिक्यूटली मतलब जैसे फर्स्ट का इंस्ट्रक्शन फैच हो जाता है, तो नेक्स्ट वाले के नेक्स्ट सेगमेंट के साथ हम लोग कॉन्सिक्यूटिवली कॉन्करेंटली साथ में दूसरा इंस्ट्रक्शन फैच करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। सो इंक्रीमेंट R2 के अंदर इंक्रीमेंट करना है, R1 को लोड करना है। उसके बाद इंक्रीमेंट R2 मतलब R2 का इंक्रीमेंट करके R2 के अंदर ही वो स्टोर कर देगा, राइट। देन ऐड R3 प्लस R4, देन इट इज़ लोडिंग दैट, ठीक है। तो इसकी ये पार्ट कंप्लीट किया। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया R6 माइनस R5, तो वो पार्ट कंप्लीट किया। फिर उसके बाद ब्रांच गया तो जंप किया X में, तो इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट यहाँ पे, राइट। तो जंप करेगा वो यहाँ पे जाएगा, तो नो ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ अ डिलेड ब्रांच वी कैन सी हियर। तो यहाँ पे ये दो पार्ट यहाँ पे क्या होंगे, ये डिले करने के हिसाब से, तो फिर ये दो पार्ट डिले करेंगे, मतलब क्लॉक साइकिल डिले हो रही है। अगर ये यहीं पे डायरेक्टली दिया होता तो वो पार्ट डिले नहीं होता। सो हियर द 2 डिफरेंट नो ऑपरेशंस आर गिवन फॉर डिलेइंग दिस ब्रांच ऑपरेशन। तो यहाँ पे ब्रांच ऑपरेशन डिले हो रहा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट एड्रेस वो यहाँ पे तो जाएगा, लेकिन बीच में से इसको भी एग्जीक्यूट कर रहा है। इसके लिए यहाँ पे ये 2 एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल्स है, और उसके बाद फिर फाइनली जो भी इंस्ट्रक्शन है X में उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। सो दिस इज़ द डिलेड ब्रांच पार्ट। नाउ हियर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर ये ब्रांच तो एक्स कर रहा है, तो डायरेक्टली वो एक्स पे जाएगा ना, तो फिर डायरेक्टली ये नो ऑपरेशन पे क्यों जाएगा। तो ये इसका मतलब ये है कि एक्स के अंदर ही ये दोनों पार्ट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। एक्चुअल में एक्स के अंदर ही ये दोनों पार्ट है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन पे, तो जिसमें से पहले 2 पार्ट में कोई ऑपरेशन प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ है, थर्ड पार्ट है उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 2 पार्ट जो है वो खाली जा रहे हैं। तो दैट इज़ द एक्स्ट्रा पार्ट इज़ गिवन हियर, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू एक्स पार्ट। तो एक्स यहीं पे है एक्चुअल में। तो मेन इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ वो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, तो बाकी 2 में तो नो ऑपरेशन ही है, तो उसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन वो एग्जीक्यूट और फैच और वो सब हो रहा है, इसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा पार्ट जा रहे हैं। नाउ द थर्ड नेक्स्ट टॉपिक इज हेयर वेक्टर प्रोसेसिंग। वेक्टर मीन्स वन टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी कैन से, ठीक है, वेक्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है या जो भी होता है, तो वो सब वेक्टर वाले पार्ट में आ गया। तो इन मैनी साइंस एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस द प्रॉब्लम कैन बी फॉर्मुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस दैट लेंड देमसेल्व्स टू वेक्टर प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस।
long range weather forecasting, petroleum exploration. These are the applications where we are using this vector processing. Seismic data analysis, medical diagnosis, aerodynamics, and space flight simulations. Sixth one is artificial intelligence and expert systems. Next one is mapping the human genome. Next is image processing. So in such applications here we can use the vector processing. Here the matrix multiplication is given, that is one of the most computational intensive operations performed in the computers with the vector processors. तो vector processors का use करके ये particular part complete होता है, right? Here suppose here it is given n cross m matrix suppose दिया हुआ है इसके अंदर, तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे n जो पार्ट है दैट इज अ नंबर ऑफ रोज एंड m जो पार्ट दिया हुआ है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मे बी कंसिडर्ड एज द constituting a set of n rows vectors or a set of m column vectors we can say. Here the example is given here. A और B दिया हुआ है, दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स सपोज दिए हुए हैं. ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है और आंसर है जो C मैट्रिक्स है. दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है. अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, तो वो तो पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सपोज C11 जो आंसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, तो 1 1 का मतलब ये है कि इसमें से जो पहला जो 1 है इसके अंदर पहला 1 है मतलब फर्स्ट रो इसके अंदर प्रोवाइड किए, और इसमें से जो 1 दिया हुआ है सेकंड 1 दैट इज़ इसका फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को साथ में करना है. इसको और इसको साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और तीनों को ऐड कर देना है. फाइनली वी विल गेट दिस C11. सिमिलरली सपोज एग्जांपल दे दो C12 का, तो इस 1 का मतलब इसका फर्स्ट रो और 2 का मतलब इसका सेकंड फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम, राइट. तो दैट इज़ अ C12. तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका फर्स्ट इसका सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसका थर्ड और इसका थर्ड इसका मल्टीप्लाई करो. फाइनली जो भी आंसर आता है तो जो उन तीनों को प्लस करना है, तो वी विल गेट C12, right. Similarly all these parts we will get one by one, right. So here the total here the product matrix C is also the 3x3 matrix whose elements are related to the uh, elements of A and B by the inner product. तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, right, where k is equal to 1 up to 3. So here aik into bkg, so that is the formula. That is for Cij. I is a number of row and J is a number of column, right, that we are taking here in this A and B. Now here the total number of multiplications or additions are required to compute the matrix product is 9x3. जो जितने भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, कितने एडिशन हुआ है, तो वो टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल 27 डिफरेंट सच ऑपरेशंस आर डन हियर, राइट. द वैल्यूज ऑफ A and B are either in a memory or in a processor registers we can say. So here the diagram is given to explain this. The first one is source A and second one is source B. तो सोर्स ए और सोर्स बी को क्या किया है, इसमें से सपोज रो वाला पार्ट ले रहे हैं, इसमें से कॉलम वाला पार्ट ले रहे हैं, दोनों को मल्टीप्लायर वाले पार्ट में ले जा रहे हैं. तीनों का एक एक पार्ट कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, राइट. तो मल्टीप्लाई तो हो गया. अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था इसके अंदर सपोज इसके अंदर C11 ला रहा है, तो इसके अंदर ये दोनों पार्ट मल्टीप्लाई किए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को, तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज डन थ्रू द मल्टीप्लाई पाइपलाइन. तो 1 by 1 मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर्स है उसको क्या करना है, तो उसको एडर पाइपलाइन के थ्रू उसको ऐड करना है 1 by 1. तो तीनों का एडिशन जब हो जाएगा तो फाइनली जो वो आंसर मिलेगा दैट विल बी स्टोर्ड इनटू दिस C11, राइट. सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वर्किंग हियर. नाउ हियर द मेमोरी इंटरलीविंग इज ऑल्सो गिवन हियर. AR दैट इज़ एड्रेस रजिस्टर. तो उसमें से फर्स्ट मेमोरी एरे में ले रहा है और उसके अंदर से डेटा ले रहा है, डेटा फिर प्रोवाइड कर रहा है डेटा बेस के अंदर, राइट. सो दैट इज़ अ मेमोरी एंटर लिविंग. सो दिस टू पार्ट्स आर गिवन हियर. दिस इज़ अ एड्रेस बस एंड दिस इज़ अ डेटा बस. एड्रेस के थ्रू लोकेट करके एड्रेस रजिस्टर में प्रोवाइड करता है, उसके अंदर से कुछ कंटेंट मिलता है दैट इज़ गिवन इन द मेमोरी एरे एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इज़ गिवन इन द डेटा रजिस्टर. ठीक है. तो उसके अंदर एक बाय 1 ऐसे करके सारा डेटा वो प्रोवाइड कर रहा है और उसके अंदर फिर फाइनली उसके आपस में जो भी ऑपरेट करना है उसको ऑपरेट कर. दिस इज़ द मेमोरी इंटरलीविंग वी कैन सी. Now next part here we are able to see that is a array processors.
एरे का मीनिंग सबको पता है कि डेटा जो भी है, मतलब मोर देन वन डेटा इज़ देयर इन अ सिंगल, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एरे। तो डेटा एक जैसे जो डेटा टाइप के होते हैं, बहुत सारे कलेक्शन करना हो, तो दैट इज़ वन एरे वी कैन से। तो प्रोसेसर दैट परफॉर्म्स द कंप्यूटेशंस ऑन अ लार्ज अरेज ऑफ डेटा। Here the two types are given here. सबसे पहला अटैच्ड दिया होता है, दैट इज अटैच्ड एरे प्रोसेसर वी कैन सी। तो उसका मीनिंग क्या है, ये ऑक्सिलरी प्रोसेसर अटैच्ड टू अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, दैट इज अटैच्ड एरे प्रोसेसर। सेकेंड वन इज SIMD, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, राइट। सो दैट इज अ प्रोसेसर दैट हैज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा ऑर्गेनाइजेशन। हियर द डायग्राम इज गिवन फॉर दिस अटैच्ड वन। तो अटैच के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जनरल पर्पस कंप्यूटर जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑक्सिलरी प्रोसेसर अटैच टू अ जनरल पर्पस। तो यहाँ पे जनरल पर्पस कंप्यूटर दिया हुआ है, उसके अंदर इनपुट आउटपुट इंटरफेस भी दिया हुआ है, इनपुट प्रोवाइड करेगा वो, और अटैच्ड एरे प्रोसेसर भी दिया हुआ है, राइट। और वो पार्ट किससे कनेक्टेड है यहाँ पे, दैट विल बी कनेक्टेड विद द मेन मेमोरी, और यहाँ पे लोकल मेमोरी, राइट। तो लोकल मेमोरी के थ्रू अटैच प्रोसेसर में डेटा जा रहा है, वहाँ से इनपुट प्रोवाइड हो रहा है, इनपुट प्रोवाइड हो रहा है, मेमोरी में जा रहा है। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे से अटैच होता है। दिस इज अटैच्ड एरे प्रोसेसर, दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड द कनेक्शन बिटवीन दिस इज गिवन, दैट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी टू मेमोरी बस वी कैन सी हियर, राइट। तो लोकल मेमोरी के अंदर जो भी स्टोर हो रहा है वो फाइनली मेन मेमोरी में स्टोर होता है। And here SIMD is given here, array processor, right. So here it is happening, more than one instruction, single instruction will be given, multiple data will be there। सिंगल इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे सपोज मैंने बोल दिया मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बार बार वो करेगा, लेकिन डेटा अलग अलग होगा हर बार। तो मल्टीपल डेटा विल बी देयर। सपोज फर्स्ट वाला में A+B दिया हुआ है, सेकेंड वाले में C+D है, थर्ड वाले में E+F है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मतलब डेटा प्रोवाइड किए होंगे। तो ये सब कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है, मास्टर कंट्रोल यूनिट के थ्रू हो रहा है। एंड फाइनली जो भी रिजल्ट मिलता है वो सब किसके अंदर जाता है, मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो दिस इज व्हाट द सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा एरे प्रोसेसर वी कैन से। So more than one data is there, but the single instruction is given between all of them. That is a single instruction, multiple data. So this is all about complete Unit 6 now. So this all topics are complete. Now we will continue with the Unit 7 in the next lecture. Okay. So thank you for all this listening.